हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। उम्मीद है आप सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लेके आए हैं वन शॉट रिवीजन मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजी चैप्टर है, और ईजी चैप्टर से अगर मार्क्स चले जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो हमारा प्रयास है कि खास करके जो ईजी चैप्टर्स हैं वहाँ से एक भी मार्क्स हम लूज ना करें। आज पढ़ने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग और बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें ही मनी है, और मनी आपको पता है कि इंसान का लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ईजी इसलिए क्योंकि इससे नंबर लाने बहुत आसान है, तो अगर इससे नंबर मिस होता है तो बहुत दुख होगा। और ये लेक्चर देखने के बाद आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस पूरे चैप्टर से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप सभी बना सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी। मनी के बारे में हम जानते ही हैं, हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, पैसा पैसा, चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला टॉपिक है। मतलब मनी को इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज के एक माध्यम के रूप में। क्या होता है कि आप मार्केट जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, और उस पैसे के बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इसी को कहते हैं बेसिकली एक्सचेंज के लिए एक मीडियम है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम बोल के एक सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। ये क्या होता था बार्टर सिस्टम में? सबसे पहले अगर हम इसको समझेंगे एंशियंट टाइम में, एक गांव का स्टेटस से बहुत अच्छे से समझ में आता है ये चीज़। मान लेते हैं किसान है जो कि अनाज उगाता है, और एक किसान है जो कि डेयरी फार्मिंग करता है। तो जिस किसान ने अनाज उगाया है उसके पास गेहूं होगा या चावल होगा। अब अगर उसको बदले में दूध चाहिए तो डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान के पास जाएगा और बदले में अपना गेहूं या चावल देगा और दूध लेगा। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसी सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। अब ये सिस्टम में कुछ खामियां थी। जब तक के लिए पैसा या मनी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था तब तक ये सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा था, पर इसमें कुछ खामियां थी। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि अगर एक इंसान के पास चावल है और बदले में उसे प्याज चाहिए, तो उसको ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास प्याज है पर उसको भी बदले में चावल है। क्योंकि किसान, मान लेते हैं फार्मर ए है, फार्मर ए के पास राइस है और फार्मर बी के पास ऑनियंस है, प्याज है। तो ए को ऐसा किसान के पास ढूंढ जाना पड़ेगा, यानी कि बी के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ऑनियन है, क्योंकि ए को ऑनियन चाहिए। पर बी को बदले में राइस चाहिए होगा, तभी ये जो एक्सचेंज है वो फ्रूटफुल हो पाएगा। मान लेते हैं ए गया राइस लेके बी के पास, उसके पास प्याज तो है, ए को प्याज चाहिए, पर एक्चुअली में बी को राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए बदले में गेहूं। तो ये एक्सचेंज कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब दोनों को वो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो मिल पाएंगी बदले में, तभी। तो इसका मतलब है अपने आप में बहुत हेक्टिक काम होता था। यानी कि किसान के पास चावल है तो चावल लेके घूमता रहेगा तब तक जब तक कि उसको ऐसा किसान ना मिले जिसके पास प्याज है और बदले में उसको चावल ही चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अपने आप में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था बार्टर सिस्टम का। सेकेंड है पेरिसेबल गुड्स। अब एक किसान है, मान लेते हैं चावल या गेहूं की खेती करता है, उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, बदले में उसको कोई गुड्स नहीं मिल रहे हैं जो उसको चाहिए, तो कोई बात नहीं, वो परसों भी ट्राई कर सकता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि चावल और गेहूं आसानी से खराब नहीं होते। पर एक किसान है जो टमाटर की खेती करता है, उसके लिए सिस्टम बहुत खराब है। क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो 2-3 दिन में अगर उसका सामान एक्सचेंज नहीं हो पाता, यानी कि उसके टमाटर नहीं बिकते हैं, बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता उसको जो चाहिए, तो चौथे 5वें दिन में टमाटर सड़ने लग जाएंगे, और वहाँ पे वो किसान का प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा रखा रखा। तो सेकेंड था, जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक था ये बार्टर सिस्टम। थर्ड है ट्रू वैल्यू ऑफ गुड्स। अपने को कई बार पता नहीं चलता, जैसे मेरे पास चावल है, बदले में मेरे को प्याज चाहिए। मेरे को एक ऐसा किसान मिल भी गया जिसके पास प्याज है और उसको भी बदले में चावल चाहिए, पर मैं कितना किलो चावल दूंगा उसके 1 किलो प्याज के बदले, या वो एक कितना किलो प्याज देगा मेरे 1 किलो चावल के बदले, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। वैल्यूएशन करना इसका बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन सब को नेगेटिव पॉइंट दूर करने के लिए हम आगे की तरफ, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और जो नया अगला जो इस्तेमाल स्टार्ट होता है कोई चीज़ का, वो है कमोडिटी मनी का। मतलब बार्टर सिस्टम से उठ के हम अब आ गए कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मनी में क्या होता है, एक कोई गुड्स को, पर्टिकुलर एक सामान को कमोडिटी के रूप में रख लिया जाता है और उसी को एक्सचेंज के मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स। जैसे एक किसान है जिसके पास चावल है, या जितने भी लोग हैं जिनके पास चावल होगा, तो चावल के बदले में वो कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे आज हम पैसे के बदले में कुछ भी खरीद सकते थे, तो चावल दे के कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब एक इंसान को चावल है एक इंसान के पास, वो जाके उससे गेहूं खरीद सकता है,
बदले में चावल दे के फिर वो आलू खरीद सकता है, बदले में चावल दे के प्याज खरीद सकता है किसी से भी। तो बेसिकली जो ग्रेन्स हैं वो अपने आप में कमोडिटी हो गया जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए। वैसे ही कैटल भी है। कई बार मान लेते हैं कि गाय है, जिनके पास गाय है तो एक गाय के बदले में वो कुछ भी खरीद सकता है। वो भैंस खरीद सकता था, बैल खरीद सकता था, कुछ भी, बकरी खरीद सकता है या चावल खरीद सकता है। अगर गाय बेच दिया तो बदले में मान लेते हैं कि 100 क्विंटल चावल मिल गया या गेहूं मिल गया। तो ऐसे यहाँ पे कैटल का भी इस्तेमाल किया जा सकता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। वैसे में कई बार टोबैको जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। तंबाकू तंबाकू अपने आप में एक ऐसे कमोडिटी था जिसका इस्तेमाल करते थे कुछ भी सामान खरीदने के लिए। पर इन सब के साथ भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ग्रेन्स के साथ भी प्रॉब्लम यह है कि इसका एक स्टोरेज वैल्यू नहीं है। बेसिकली हो सकता है कि ग्रेन्स अगर कोई नॉर्मल है, गेहूं है, तो 5 महीने 6 महीने साल भर सही रह सकता है, उसके बाद वो खराब होने लगेगा। यानी कि हम स्टोर करके नहीं रख सकते अपने पैसे को। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको पैसा मान के चल रहे हैं तो हम पैसे को एक लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। वहीं पे कैटल के साथ प्रॉब्लम था कि कल कल को बीमारी फैल गई तो जानवर मरने लग गए। तो वैसे केस में जितने भी लोग कैटल पे डिपेंडेंट थे या जिसको इसको मनी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, वो सब सारे के सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। वैसे टोबैको के साथ सीन ये था। टोबैको में तो पहला प्रॉब्लम ये था कि ज़्यादातर लोग खुद कंज्यूम कर जाते थे। वैसे एक आध बार ऐसा घटना भी सुनने में आया है इतिहास में कि जो टोबैको है उसको नाव में भर के ले जा रहे थे और नाव ही पलट गया तो पूरा का पूरा तंबाकू गीला हो गया। अब गीला होने की वजह से वो तंबाकू में वो इफेक्ट नहीं रहा जो एक्चुअली में रहना चाहिए था। इसके वजह से इसका डिमांड कम हो गया और वो तंबाकू कोई लेना नहीं चाहता था। तो बेसिकली अब टोबैको दे के कोई आप दूसरा सामान नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कमोडिटी मनी काम नहीं कर रही थी। तो अब आगे चल के कमोडिटी मनी में एक और इन्वॉल्वमेंट होता है, सॉरी इवोल्यूशन होता है। आगे चल के अब मेटल कॉइन्स का नाम सुनेंगे। जैसे जितने भी राजा वगैरह हुआ करते थे वो सब मेटल कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। मेटल कॉइन्स उसमें अपना एक तरफ करेंसी का जो वैल्यू रहता था, मतलब बेसिकली ये 2 आना है या 4 आना है, वो प्रिंटेड होता था। दूसरी तरफ उनका अपना साइन होता था या राजा का कोई सिंबल होता था, वो सब हुआ करता था। तो कमोडिटी मनी का अगला स्टेप था जिसको हम कहते हैं बेसिकली मेटल कॉइन्स। और वो फिर भी एक हद तक बढ़िया था। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था। मेटल कॉइन्स के साथ दिक्कत ये थी कि जैसे 2 आना का मेटल है, अब अगर वो कॉपर का कॉइन है तो बहुत सारे लोग उसको 2 आना के रूप में इस्तेमाल ना करके वो कॉपर को पिघला के वो उससे फिर बहुत सारा चीज कर सकते थे, दूसरा चीज बना सकते थे जिसका मार्केट में ज्यादा प्राइस होता। कई बार गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स जो होते थे इनके साथ समस्या ये आती थी कि गोल्ड कॉइन्स में एक्चुअली में पता चले कि वो 2 रुपए का अगर एक गोल्ड कॉइन है, पर उसको पिघला के उसमें इतना वैल्यू निकलेगा और उससे हम कुछ और सामान बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो कॉइन का इस्तेमाल कॉइन के रूप में नहीं, फिर उसको पिघला के या उसको फोर्ज करके दूसरे चीज़ों में हम कन्वर्ट करने लग जा रहे थे। तो ये भी एक दिक्कत थी। इन सबको खत्म करने के लिए हमारा अभी जो इस्तेमाल करते हैं वो करेंसी सिस्टम ये आया, लेटेस्ट इवोल्यूशन है। करेंसी सिस्टम में बेसिकली पेपर नोट्स आते हैं और अभी वाले कॉइन्स आते हैं जो आप देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा सब बैक किए जाते हैं। यानी कि करेंसी जितनी भी है या नोट जितने भी पेपर नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं या कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, ये देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किए जाते हैं। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर नोट्स के साथ ये दिक्कत नहीं है। पेपर नोट्स में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। ये दोनों चीज़ क्या होते हैं एक बार को समझ लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, बस एक बार को, ताकि बाकी चीज़ें समझ में आ सके इसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है 5 रुपए का, और उसके अंदर उस कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल इस्तेमाल किया गया है वो 5 रुपए से बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टील से बनाया गया कॉइन है और उसमें बीच बीच में कुछ और भी मेटल या अलॉय यूज़ किए गए हैं और सबका मिला के ऐसा निकलता है कि अगर वो एक 5 रुपए का कॉइन को आप पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, तो उससे जो मेटल निकलेगा वो एक्चुअली में 9 या 10 रुपए का होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कि उस कॉइन का जो फेस वैल्यू है यानी कि 5 रुपए था, उससे कहीं ज़्यादा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी कि 10 रुपए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उस मेटल का अपना जो वैल्यू है वो। तो वैसे केस में भी लोग फिर गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे आपने बीच में सुना होगा कि बहुत सारे लोग 5 रुपए का कॉइन लेके बांग्लादेश बॉर्डर में ट्रेड करते थे और बांग्लादेश में ले जाके उन 5 रुपए का कॉइन को पिघलाया जाता था और पिघला के एक एक कॉइन से इतने ब्लेड्स बनते हैं जो कि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता था 5 रुपए के कंपैरिजन में, क्योंकि उस कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू उस कॉइन के फेस वैल्यू से ज़्यादा था। इसलिए सॉरी, इसलिए सरकार ने बीच में चेंजेस किए और चेंज करके अभी देखेंगे आप जो नए मेटल कॉइन है उनका वेट कम होता है, उनका साइज छोटा होता है, ताकि कम मेटल का इस्तेमाल कर सके और उनके साथ तस्करी ना करी जाए, उन मेटल्स को ऐसा इलीगल ट्रेड ना किया जाए। तो बेसिकली अभी देखेंगे जो 5 रुपए का कॉइन है 10 रुपए का कॉइन है, इनका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब पेपर करेंसी की बात करेंगे। एक 10 रुपए का अगर नोट है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। अगर उसमें से 10 रुपए का साइन मिट गया तो सिर्फ एक पेपर है, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में करेंसी तभी कामयाब हो सकता है जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज़्यादा उसका फेस वैल्यू हो। तो पेपर नोट्स कामयाब हैं, कॉइन्स भी कामयाब हैं, क्योंकि इनका फेस वैल्यू एक तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज़्यादा है।
ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और हमारे देश में जो करेंसी है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किया जाता है। हर एक देश में सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किया जाता है। हमारे देश में आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक जो बैक करती है। अब आते हैं सॉरी, अब आते हैं डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। एक इंसान जब पैसा कमाता है तो चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे, ग्रो करे, तो बैंक में जाके जमा करता है। अब बैंक में जो पैसा जमा होता है वो दो तरीके से जमा होता है। एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया, फॉर एग्जांपल, इस दोनों का मतलब समझते हैं हम। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने बैंक को पैसा दे दिया, लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिक्स हो गया। आपने बोल दिया कि हमें 5 साल से, मान लेते हैं कि 5 साल के लिए वहां पे जमा किया, और आपने बोल दिया कि 5 साल से पहले ये पैसा मैं नहीं निकालने वाला हूँ। तो बैंक बहुत अश्योर्ड रहती है कि ठीक है, ये पैसा 5 साल के लिए हमारे पास है, तो इस पैसे को मैं किसी और बिजनेसमैन को दे सकता हूँ, और 5 साल तक बेफिक्र इस पैसे को मैं मार्केट में लोन के रूप में दे सकता हूँ, और उससे मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो बैंक को अश्योरेंस ज़्यादा मिलता है, इसलिए बैंक बदले में जब आप एफडी करवाते हैं कि फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अगर बैंक में एफडी कराया है, तो बैंक उसको 7%, 6%, कुछ कुछ बैंक का अलग अलग रहता है, 6-7% के आसपास आपको एफडी दे सकती है। यानी कि अगले साल आपको 1,07,000 रुपया मिलेगा ऐसा। पर डिमांड डिपॉजिट होता है वो आप बैंक में जाके जमा करते हैं, और एक तरीके से कहते हैं कि ये पैसा मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, जैसे एटीएम से जाके निकाल लिए 5 दिन बाद। तो बैंक को इन पैसों पे अश्योरेंस नहीं रहता। ये पैसा वो एकदम खुल के बेखौफ होके किसी बिजनेसमैन को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लोन पे नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा कभी भी निकालने के लिए आ जाएगा कस्टमर जिसका भी पैसा है। तो ऐसे केस में बैंक डिमांड डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड करती है, करती भी है तो बहुत मिनिमल होता है, एकदम पॉइंट समथिंग परसेंट में होता है। आई होप डिमांड विद डिपॉजिट विद बैंक क्लियर है। फिक्स डिपॉजिट उनको कहते हैं जो पैसा हम बहुत लंबे समय के लिए बैंक में रख देते हैं, जमा करते हैं, और बैंक इन पैसों को लोन पे घुमाती है। डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो हमने बैंक में रखे हैं सेफ्टी के लिए, पर ये पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़े तो। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ये लोन एक्टिविटी काम कैसे करते हैं समझते हैं। मान लेते हैं अभी थोड़ा सा जो एक्सप्लेन किया था मैंने उसी को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं मैं। एक आदमी है जो 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया। अब ये 1 लाख रुपया उसने एफडी के तौर पे जमा किया है, यानी कि 2 साल के लिए जमा किया, ऐसा मान लेते हैं। और उसको बैंक ने ऑफर किया है कि आपको हम इंटरेस्ट रेट के रूप में 6% देंगे, यानी कि 1 लाख पे 6%। तो 2 साल में निकालेंगे तो 2,12,000 से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना पैसा उसको मिलेगा, और ये पैसा को बैंक ने 2 लाख मान लेते हैं, सॉरी 1,12,000 होगा, 2,12,000 नहीं, और 12,000 भी नहीं होगा, 12,000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट ये 1 लाख रुपया जो बैंक ने उससे 2 साल के लिए रखे, इस पे उस कस्टमर को बैंक जो 12,000 रुपये समथिंग जो दे रही है, वो कहाँ से दे रही है? वो इसलिए दे पा रही है क्योंकि बैंक ने ये पैसा को, 1 लाख रुपये को, किसी बड़े बिजनेसमैन को दिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। कैसे? फॉर एग्जांपल, या तो एजुकेशन लोन के लिए दिया, या फिर एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए दिया, या एक नॉर्मल कस्टमर को घर खरीदने के लिए दिया, या कार खरीदने के लिए लोन दिया। अब ये जितने भी लोन लेने जाते हैं, जो लोग लोन लोन लेने जाते हैं उनको बोरोवर्स कहा जाता है। अब ये बोरोवर जब लोन लेने जाएंगे तो वो लोन उनको बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, यानी कि लगभग 11, 12, 10% के आसपास। कार लोन लेंगे तो लगभग 10% के आसपास, होम लोन लेंगे तो 10, 11% के आसपास। और बदले में बैंक ने जिसका भी पैसा है, अच्छा, जो पैसा जमा करता है उसको डिपॉजिटर कहते हैं, यानी कि बदले में बैंक ने डिपॉजिटर को 6% देने का वादा किया है, और वो बोरोवर को 11% मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है। यानी कि बोरोवर ने अगर 1 लाख रुपया लिया है उससे, और 1 साल की ही बात कर लेते हैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, 1 लाख रुपया लिया है और 11% पे लिया है, तो अगले साल वो जो बिजनेसमैन है उसको 1,11,000 रुपये लौटाएगा बैंक को। और बैंक 1 साल में डिपॉजिटर को कितना लौटाएगा? 1,06,000 रुपये। तो सीधा सीधा बात यह है कि बीच में जो 5,000 है वो बैंक का प्रॉफिट है। 1,06,000 रुपये डिपॉजिटर को लौटा दिए, उसका 1 लाख रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट था, 6,000 इंटरेस्ट जो उसका बना, और कमाए उसने कहाँ से? ये लोन देके किसी बिजनेसमैन को या किसी नॉर्मल कस्टमर को। और बीच का जो 5,000 है उससे बैंक का अपना खर्चा चलता है, अपने स्टाफ की सैलरी आती है, या फिर बैंक के जेब में जाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट होता है। तो ऐसे करके भारत में लोन एक्टिविटीज़ होते हैं। बोरोवर समझ लिए, जो लोन लेने जाता है उसको बोरोवर कहते हैं, जिसने पैसा जमा किया उसको डिपॉजिटर कहते हैं, और लेंडर बेसिकली यहाँ पे लोन देने वाले को, यानी कि यहाँ पे हम बैंक को बोलेंगे, ठीक है। अब एक टर्म है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बेसिकली सीधे सीधे शब्दों में लोन होता है। लोन को ही हम क्रेडिट भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, क्रेडिट होता क्या है? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है
एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच में, यानी कि कस्टमर और एक बैंक के बीच में, जहाँ पे जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है लेंडर को कि आप मेरे को इतना पैसा दो और मैं कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि वही, अगर आप मेरे को 1 लाख रुपए देते हैं तो मैं 1 साल के अंदर आपको 1,11,000 रुपये लौटा दूंगा। ऐसा ये जो एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में, इसी को बेसिकली क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, एक टर्म और है जिसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मान लेते हैं 1 लाख करके ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने बैंक में पैसा रखा, यानी कि 1 करोड़ हो गया बैंक के पास। अब ये जो 1 करोड़ जो बैंक के पास रुपया हो गया, ये 1 करोड़ पूरा पूरी वो लोन पे नहीं घुमा सकती। सीधा सा मतलब ये है कि जितना भी पैसा बैंक के पास रहता है वो सारे पैसे वो लोन पे नहीं दे सकते। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ता है, यानी कि रिजर्व में हमेशा रखना पड़ता है। भारत में जनरली अभी 4% 5% के आसपास रहता है। यानी कि अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है तो 4 लाख रुपया बैंक अपने पास रखेगा और लगभग बाकी जो पैसा बच गया उसको लोन पे घुमा सकते हैं। हालांकि एक और टर्म है, इसको SLR कहते हैं, आपके बुक में नहीं है तो डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इस पे। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो बैंक लोन नहीं दे सकती पर उनको अपने पास रखना नहीं होता। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखना है कि जब जरूरत पड़े तो बैंक उन जो अपने इन्वेस्टमेंट है उनको बेच के वापस से उसको करेंसी में कन्वर्ट कर सके। इसको लिक्विडिटी कहते हैं, बेसिकली करेंसी में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, ये 4-5% हमेशा जो बैंक के पास रहते हैं, पड़े रहते हैं, इससे तो बैंक को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि भैया बैंक को फायदा तब होगा जब वो पैसे लोन पे दिए जाएंगे। लोन पे देंगे तो बैंक वाले इंटरेस्ट कमाएंगे और उससे बैंक को फायदा है। तो ये 4-5% जो रुपया होता है वो हमेशा बैंक अपने पास रखती क्यों है, जबकि इससे इनका फायदा कुछ नहीं, इनफैक्ट नुकसान ही है। नुकसान इसलिए क्योंकि कस्टमर को तो भैया पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो ये इसलिए होता है ताकि एक मतलब इकोनॉमी में एक कंडीशन होता है, उसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन ना हो जाए। बैंक रन का मतलब होता है एक ऐसा हालात आ जाना अचानक से कि सारे के सारे जो कस्टमर है वो दौड़ के बैंक की तरफ जा रहे हैं अपना पैसा निकालने के लिए। अब ऐसे केस में बैंक के पास अगर पैसा ही ना रहे, क्योंकि सारे पैसा उसने लोन पे घुमा रखा है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए इसको कहते हैं बैंक रन से बचने के लिए कुछ पैसा हमेशा कैश में रखना चाहिए होता है बैंक को, और कुछ परसेंट हमेशा वो कुछ ऐसा एसेट वगैरह में इन्वेस्ट करके रखना होता है, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। उसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो CRR जनरली देश में 4-5% होता है, SLR जनरली 18 से 20% के आसपास होता है। मतलब ऑलमोस्ट 24-25% रुपया ऐसा है जो बैंक कभी लोन में दे नहीं सकती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेते वक्त क्या क्या टर्म्स है जो अपने को पता होना चाहिए। पहला है कोलैटरल्स। कोलैटरल्स क्या होता है ये समझने के लिए पहले अपने को दो और वर्ड समझने पड़ेंगे। एक को कहते हैं एसेट्स, एक को कहते हैं लाइबिलिटीज। ये वर्ड आपने बहुत बार बार सुना होगा। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी चीज जिसके वजह से आपके जेब में पैसा आता हो वो एसेट है, और ऐसा कोई भी चीज जिसकी वजह से आपके जेब से पैसा निकलता हो वो लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने एक जमीन खरीदा है 10 लाख रुपए में, 4 साल बाद वो जमीन का दाम हो जाएगा 17-18 लाख रुपया, 20 लाख, जो भी है बढ़ जाएगा। यानी कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसकी वजह से उसको आगे चल के पैसा कमाने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को, फ्लैट हो गया, बिल्डिंग हो गए, ये सब चीज़ें एसेट में गिने जाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको जेब से पैसा निकाल के देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए जो बच्चे हैं, आप लोग सभी हैं जो भी, वो लाइबिलिटी है अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपके पीछे पेरेंट्स का बहुत खर्चा हो रहा है। बट आगे चल के अगर आप पढ़ते लिखते जॉब करते हैं तो आप लोग आगे चल के अपने पेरेंट्स के लिए एसेट बन सकते हैं। सीधा मतलब यही है। तो कोलैटरल्स क्या होते हैं? जब एक बंदा लोन लेने के लिए जाता है बैंक में, तो बैंक उसको किस भरोसे पे लोन देगी कि कल को अगर वो पैसा लेके भाग गया तो बैंक का क्या होगा, बैंक के पैसे का क्या होगा। इसलिए बैंक हमेशा उसे सबूत के तौर पे बोलती है कि अपने एसेट के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मतलब तुम्हारे पास कितना जमीन है, जायदाद है, फ्लैट है। कल को तुम अगर पैसा लेके भाग गए तो मैं उस जमीन को बेच के अपना पैसा का रिकवरी कर सकूं। तो बेसिकली कोलेटरल्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं एसेट्स के, जो बोरोवर को यानी कि कस्टमर को, लेंडर को यानी कि बैंक को दिखाना होता है या देना होता है एज अ गारंटी कि अगर मैं आपका पैसा लेके भाग गया तो कोई बात नहीं, आप ये लो, जमीन के कागजात हैं, मेरे गाड़ी के कागजात हैं, फ्लैट के कागजात हैं, आप इसको बेच के मेरा पैसा रिकवर कर लेना। इसको कहते हैं कोलेटरल्स। तो कोलेटरल्स आर द बेसिकली डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एसेट्स दैट अ लेंडर हैज टू शो एज अ गारंटी टू द दैट अ बोरोवर हैज टू शो एज अ गारंटी टू द लेंडर। ठीक है, जब तक कि वो पैसा नहीं देता था तब तक के लिए। इंटरेस्ट रेट के बारे में तो समझ ही गए। इंटरेस्ट रेट मतलब अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए ले रहा है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट है जो कि बैंक को पे करना पड़ेगा। तो
कस्टमर को पे करना पड़ेगा बैंक को, यानी कि 1 लाख रुपया ले रहे तो अगर 11% पे लिया है तो बैंक को 1,11,000 देना होगा, कस्टमर को इतना पैसा देना पड़ेगा, यही है इंटरेस्ट रेट। अगर ये सारी चीज़ें समझ गए हैं तो बेसिकली मनी का मेजर जो मेन जो कंसेप्ट है वो अपने को समझ में आ चुका है। अब आते हैं फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर बेसिकली बैंक्स को कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत वेल रेगुलेटेड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट है, किस बंदे ने कितना लोन लिया सबको पता है, आरबीआई हर चीज़ को देख रही है, मॉनिटर कर रही है। तो हर एक बंदे का एक एक रुपये का हिसाब होता है जो यहाँ से लोन लेके जाते हैं किसी भी बैंक से। भारत में बैंक दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक आरबीआई जैसे है सेंट्रल बैंक कहते हैं, और दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में वो बैंक है जिससे आप पैसा ले सकते हैं। आरबीआई जनता से पैसे लेते देती नहीं है कुछ भी, ना आप आरबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं, ना आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं। लोन ले सकते हैं आप कमर्शियल बैंक से, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे। तो कमर्शियल बैंक में भी प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक होते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है, पर एसबीआई पीएनबी ये सारे पब्लिक बैंक हैं। तो बेसिकली लोन ले सकते हैं आप सिर्फ कमर्शियल बैंक से, सेंट्रल बैंक से नहीं। कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ता है तो वो सेंट्रल बैंक से जाके लोन ले सकती है। मतलब जैसे पीएनबी के पास पैसा खत्म हो गया तो वो जाके आरबीआई से लोन ले सकती है, हम लोग जाके आरबीआई से नहीं ले सकते। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सारा चीज़ रेगुलेट करती है कि किस कमर्शियल बैंक ने किस आदमी को कितना लोन दिया है, कितने समय के लिए दिया है। एक एक चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत रेगुलेटेड होता है, इसलिए इसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर होता है जब पैसा आदमी मनी लेंडर से ले, जैसे ये रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा को देखने को मिलता है, जहाँ पे गरीब लोग होते हैं जिनके पास ऐसे एसेट नहीं होते जिनको दिखा के यानी कि कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल करके बैंक से पैसा ले सकते हैं। यानी कि बैंक उन जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो चाहिए होता है बैंक को भरोसा दिलाने के लिए, तो वैसे केस में उनको बैंक से लोन नहीं मिल सकता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे बड़े जमींदार टाइप के जो लोग हुआ करते थे पहले, या अभी बड़े बिजनेसमैन हैं बेसिकली, जिनको मनी लेंडर्स कहते हैं, जो पैसा देते हैं इंटरेस्ट पे, उनके पास चले जाते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये तो बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए आसानी से पैसा दे देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास, ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉक्यूमेंट है तो जाके बैंक से ही पैसा लेगा, पर अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तभी इनके पास जाना पड़ता है। और इनके पास जाने में सबसे बड़ा जो समस्या है कि ये जो पैसा देते हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। यानी कि लगभग साल के आप देखेंगे एक एक जगह ऐसा है 36%, 30%, 30% इंटरेस्ट रेट पे। यानी कि अगर इनसे अगर एक आदमी ने, किसान ने 1 लाख रुपया लिया है तो एक साल के अंदर बदले में वो 1,36,000 रुपये उनको पे करेगा, अगर 36% इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो। सोच रहे हैं वहीं पे बैंक से कितना था, 11% के आसपास था, यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हर 1 लाख रुपये के लिए। तो ये अपने आप में बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं डेट ट्रैप, है ना, उधारी के जाल में फंस जाना। जैसे कि एक किसान ने 1 लाख रुपया लिया, वो 1 लाख रुपया से उसको ऐसा बिजनेस करना है या कुछ भी करना है जिससे वो 1,36,000 रुपये लौटा सके मनी लेंडर को। अब वैसे केस में ये आप समझ ही सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या करता है कि पहले मनी लेंडर को पैसा लौटाने के लिए फिर वो दूसरे मनी लेंडर से उधार लेता है, और ये साइकिल फिर चलता रहता है, दूसरे को देने के लिए फिर तीसरे से उधार लेगा, ऐसा करके एक साइकिल में फंस जाता है, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं, या उधारी का जाल भी कहते हैं इसको। तो ये अपने आप में बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है। इसलिए सरकार प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से ही लोन दिया जाए लोगों को, भले ही डॉक्यूमेंट थोड़े से कम हो। आजकल बहुत सारे ऐसे बैंक्स आ गए जो गरीब किसानों को कम डॉक्यूमेंट्स या कम एसेट होने के बावजूद भी पैसा दे देते हैं ताकि वो इस चीज़ में ना फंसे। ठीक है, तो आई होप ये बहुत क्लियर है कि फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया जाता है बहुत रेगुलेटेड होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है। पर मनी लेंडर्स के पास वही जाते हैं, और ये जनरली रूरल इकोनॉमी में देखने मिलता है, गांव वाले इलाकों में देखने मिलता है। और यहाँ पे लोन लेने वही जाते हैं जिनके पास पैसे का पैसे का रिक्वायरमेंट होता है पर डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। तो मजबूरी में इनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है, और इसके वजह से ये डेट ट्रैप बोल के एक साइकिल में फंस जाते हैं, उधारी का जाल में फंस जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मतलब कि कितना कितना पैसा जो लोगों ने लिया है लोन पे, वो किस किस एरिया से लिया हुआ है, कौन कौन से, अब कहाँ बैंक से लिया है, कहाँ पे मनी लेंडर से लिया हुआ है। यानी कि ये भारत के रूरल हाउस होल्ड में, ग्रामीण इलाकों में 2012 का रिपोर्ट है कि 1,000 रुपये अगर लोन पे लिए गए हैं तो उसमें कितने कितने, है ना, कितने कितने परसेंट अमाउंट कहाँ से लिए गए। तो सबसे मेजर जो चंक है आप देख सकते हैं 25, सबसे मेजर जो चंक है वो देख सकते हैं मनी लेंडर्स हैं 33%, यानी कि 1/3 ग्रामीण इलाकों में जो लोन है वो मनी लेंडर्स के हाथ से ही दिए जा रहे हैं।
मतलब अपने आप में बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है, बहुत डरावना सिचुएशन है अगर ग्रामीण में गरीब किसानों की अगर आप सिचुएशन को समझे तो। यानी कि हर 3 में से एक बंदा जो लोन ले रहा है गांव में, वो एक मनी लेंडर से ले रहा है। ये बहुत मनी लेंडर्स के पास लोन लेने से आपने देख ही लिया क्या होता है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डेट ट्रैप में फंस सकता है। 25% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं पर थोड़े से वेल ऑफ किसान है, ठीक ठाक काम मतलब उनका चल जाता है, थोड़ा एसेट वगैरह है, वो लोग जाके कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। 25% यानी कि 1/4 लोग। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं या छोटे बैंक्स होते हैं जिनसे भी ऑलमोस्ट 1/4 लोग यानी कि 25% लोग लोन ले रहे हैं। बाकी बचे खुचे यहाँ पे देख सकते हैं लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे, या ऐसा गरीब किसान है जो किसी बड़े किसान के यहाँ पे नौकरी करता है, उसी से उधारी ले लिया है ना, तो ये लैंडलॉर्ड से भी 1% लोग लेते हैं। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, है ना, 8% लोग हैं जो पैसा लेते हैं। और भी छोटे मोटे चीज़ें सरकार से अलग, ये बहुत अलग अलग तरीके से सरकार से भी लोन लिए जाते हैं। इस चैप्टर में उतना भी डिस्कस नहीं करना, बस खाली आप मेजर परसेंटेज याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा मनी लेंडर से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से 25%, कोऑपरेटिव सेक्टर या बैंक से 25%, और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड से 8%। ये हो गया टोटल बेसिकली रूरल हाउस होल्ड में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्बन हाउस होल्ड में कि कितने पैसे जो लोन लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, तो आप देख सकते हैं कि अर्बन हाउस होल्ड में यानी कि ग्रामीण नहीं शहरी इलाकों में जितने भी गरीब लोग हैं, जो खास करके गरीब लोग हैं, वो 85% जो लोन है वो आप देख सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लिया गया है, यानी कि ऐसे मनी लेंडर से लिए हुए हैं या दोस्तों से या इधर इधर उधर से, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया गया क्योंकि इनके पास ऑब्वियस सी बात है डॉक्यूमेंट्स की कमी है, एसेट्स की कमी है। और 15% लोग ही हैं, यानी कि गरीबों में से ही 15% ही लोग हैं जो नॉर्मल बैंक से या फॉर्मल सेक्टर से जाके लोन ले पाते हैं। अब हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, ऐसे घर हैं जिनके पास कुछ जमीन जायदाद है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। ऐसे में से ऑलमोस्ट 47% जो लोग हैं वो बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, बेसिकली फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, और 53% लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, मतलब आधा आधा देख सकते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, ये ऐसे घर हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा एसेट है। इसमें देखेंगे ज्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर से जाके लोन ले रहे हैं, 72% के आसपास, और सिर्फ 28% लोग यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 1/4 लोगों के आसपास ही जाके मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। और जो रिच है, बहुत अमीर है, उन पे यहाँ देखेंगे 10% लोग ही हैं सिर्फ जो मनी लेंडर से पैसा ले रहे हैं। अमीर भले ही होंगे, इनके साथ मतलब दिक्कत ये है कि अमीर बहुत होंगे पर इनके कागजात में कुछ लफड़ा होगा, ऐसे केस में वो मनी लेंडर्स वगैरह से पैसा लेते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था पर उसकी भरपाई नहीं किया, तो अब उनको दूसरा बैंक पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसे केस में वो मनी लेंडर से जाके पैसा लेते हैं। अदरवाइज 90% लोग बैंक या कि फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि जितना अमीर होते जा रहे हैं लोग, उतना ही फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतने एसेट नहीं होते, वो पेपर्स नहीं होते जिसके बदौलत उनको बैंक से लोन मिलता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपने गांव वगैरह में देखा होगा तो महिला मंडल शब्द सुना होगा, जहाँ पे कई सारे महिलाएं ऐसा हर एक वीक में एक बार मीट करती हैं, और 150, 200, 500 जितना भी, जिस भी लेवल की महिलाएं हैं, वो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि हर एक महिला जो इस महिला मंडल में है, यानी कि 20 या 25 लोगों का ग्रुप होता है, कई बार 30 का भी हो सकता है, तो इतने महिलाएं जो हैं वो हर एक वीक 100 रुपया या 200 रुपया करके जमा करेंगी। अब उनमें से क्या होगा कि हर एक मंथ के एंड में मान लेते हैं एक महिला को पैसा लेना है, तो जितना भी पैसा जमा हुआ वो कोई एक महिला लेगी, और वैसे ही करके हर एक मतलब कमिंग मंथ में दूसरी महिला लेगी, फिर तीसरे मंथ में कोई तीसरी महिला लेगी, ऐसे करके मतलब एक बार में 100 रुपया जमा करके बेसिकली वीक में एक महिला मोटा अमाउंट उठा सकती है और उससे कुछ छोटे मोटे अपना काम कर सकती है। इसका एक फायदा ये होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा जमा हो गया उससे खुद वो लोन पे दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो उस महिला मंडल का पार्ट नहीं है, मान लेते हैं, या उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट नहीं है, पर उसको लोन में दे सकते हैं किसी ऐसे लोगों को जिसको जरूरत है, और उससे कुछ कमा भी सकते हैं पैसा। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक और फायदा होता है कि जो गरीब किसान है उनके पास एसेट नहीं होते, उनको बैंक से तो लोन नहीं मिलता आसानी से, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर ठीक ठाक, एसएचजीज कहते हैं इनको शॉर्ट में, अगर ये ठीक ठाक समय तक काम कर रहे हैं, 2 साल 2.5 साल हो गया, तो इनके नाम पे बैंक लोन दे देती है, यानी कि इस ग्रुप के नाम पे बैंक लोन प्रोवाइड कर देगी, और फिर ये जो है उस पैसे से कुछ अच्छा काम करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। 1970s में ये बैंक का शुरुआत किया गया था। उसमें बहुत कम मेंबर्स थे,
आज जो भी लेटेस्ट जो इसका डेटा है वो 2018 तक का है। 2018 तक में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में जो टोटल मेंबर्स थे वो ऑलमोस्ट 9 मिलियन टच कर चुके थे और 80,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 81,000 विलेजेस को कवर किया गया था। यानी कि इतने गांव तक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने लोन दिया और ज़्यादातर जो लोन लेने वाले लोग हैं वो गरीब महिलाएं हैं। तो बेसिकली अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि महिलाएं भी लोन ले सकती हैं और कुछ अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी है, ये याद रखना है। तो अगर इतना कुछ समझ में आ गया है तो मनी एंड क्रेडिट से इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप ऐसे तैयारी करते रहें, बहुत बढ़िया से तैयारी करते रहें। और अभी बाकी चैप्टर्स के भी धीरे धीरे करके मैं वन शॉट रिवीजन लाऊंगा, तो देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।